हेलो, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं 9 साढ़े 9 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो ऐसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा जो कि काफ़ी निकट आती जा रही है और उसी के साथ साथ आपकी तैयारी भी तेज होती जा रही है, और ये ऐसा होना भी चाहिए। लिखने का अभ्यास निरंतर आपको करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है, बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के। अभ्यास आपको निडर बनाता है, अभ्यास आपको परीक्षा की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। और यहाँ जो मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यास होता है वो लिखित, ठीक, लिखित मतलब लिखने का निरंतर अभ्यास। जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। निबंध में भी वही बात लागू होती है। बहुत से लोगों के लिए ये समस्या हो जाती है कि शीर्षक उनके सामने होता है और वो लिखने में असफल हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने पढ़ कर रखी होती हैं, लेकिन जब सामने टॉपिक आता है तो उनके दिमाग में वो चीज़ें आती नहीं है, तत्काल में नहीं आती। प्रवाह अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है, विचार प्रवाहित नहीं होते हैं। और एक बार अगर विचारों का प्रवाह बना नहीं कायदे से, तो निबंध आप नहीं लिख पाएंगे, निबंध में समस्या होगी। निबंध एक प्रवाहपूर्ण गद्य होता है जिसमें कि एक विचार की कड़ी कहीं से भी अगर छूटती है तो पहला और दूसरा जो सीक्वेंस है, मतलब आपके ही जो आपकी मौलिक सोच है वो बीच से टूट जाती है, फिर नए विचार आते ही नहीं। तो ये सब कुछ लिखने के अभ्यास से ही संभव है। कोई भी शुरुआत से ही लिखने में पारंगत नहीं होता है। तो यह जो हमारी सीरीज यहाँ स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि पहला विषय आप देख रहे हैं
इसमें हम अति संभावित कुछ विषयों पर अभ्यास भी करेंगे और साथ में यह भी सीखेंगे कि निबंध को लिखने का, किसी अच्छे निबंध को लिखने का, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको 3 शीर्षकों पर लिखने का मौका देता है। 3 खंड होते हैं जिसमें कि आपको कई सारे विषय दिए होते हैं, जिसमें से कि एक का चयन करना होता है प्रत्येक खंड से और 3 निबंध लिखने होते हैं। 700 शब्दों की शब्द सीमा होती है और यह जो शब्द सीमा होती है इसके अंदर रहकर या इसके आसपास रहकर आपको प्रयास करना होता है एक अच्छा निबंध लिखने का। देखिए एक चीज है, बड़े निबंध को लिखना आसान होता है। आप 1000 शब्द का निबंध लिख रहे हैं तो सरल है, आपके लिए बहुत कठिनाई नहीं होगी। लेकिन 700 शब्दों का निबंध या फिर 600 शब्दों का निबंध ये उतना सरल नहीं होता है। यहाँ आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि नपा तुला लिखा जाए, चीजें इस हिसाब से लिखी जाए कि उसमें सब कुछ समाहित हो जाए। यानी इसी 700 शब्द के दायरे में या मैक्सिमम 800 आपको सब कुछ लिखना होता है। प्रस्तावना भी लिखनी है यानी निबंध का आरंभ भी करना है और समापन भी करना है यानी उपसंहार तक भी आपको पहुंचना है। ठीक है, तो छोटे निबंधों को लिखना तनिक मुश्किल होता है और वही काम आप आज करने जा रहे हैं। लघु निबंध गागर में सागर भरने जैसा होता है, कम शब्दों में ज्यादा चीजें आपको कहनी होती हैं, ज्यादा बातें कहनी होती। तो ये जो अति संभावित विषय है इनका पहला टॉपिक आज आप देखेंगे और बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो जानकारियां दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस भी ग्रुप को आप लेना चाहें। तो यह है हमारा विषय, 3 भाषाओं में लिखने की स्वतंत्रता आपके पास होती है। आज का हमारा विषय है भारतीय संस्कृति की निरंतरता में साहित्य की भूमिका। भारतीय संस्कृति कैसी है? समावेशी प्रवृत्ति की है और लगातार चली आ रही है। इसका जो समावेशी गुण है वही इसके अस्तित्व के लिए भी सपोर्ट करने का काम करता है, सहयोगी भूमिका निभाता है। तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता आज तक बनी हुई है और इसमें साहित्य ने क्या भूमिका निभाई है यह आपको असल में यहाँ पर लिखना है। तीनों भाषाओं में से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जिसमें भी लिखना चाहें, जिसमें आपके विचार बेहतर तरीके से प्रकट हो पाए उसमें आप लिखिए। लेकिन अच्छा लिखिए, कुल मिलाकर क्वालिटी पर निर्भर करता है। भाषा से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि गुणवत्ता आपके निबंध की कैसी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी अच्छे निबंध को लिखने के लिए पहले उसकी रूपरेखा बना लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप उसका सही प्रारूप बना लेते हैं, निबंध की पूरी डिजाइन तैयार कर लेते हैं कि आप प्रस्तावना में क्या लिखने वाले हैं, आप उपसंहार में क्या लिखने वाले हैं, आप मेन बॉडी में किन किन चीजों को शामिल करने वाले हैं, तो काम आसान हो जाता है। उसके बाद समस्याएं नहीं होती हैं, निबंध दिशा भ्रमित नहीं होता है। और खास तौर पर जब बात हो रही है 700 शब्दों के निबंध की, तो यहाँ तो इस चीज का खास ख्याल रखना होगा कि हम किसी भी चीज को ज्यादा ना लिखें, छोटे दायरे में लिखें, छोटे दायरे में सब कुछ समेट लें। और विषय अगर साहित्यिक है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें काव्य पंक्तियां, उद्धरण, बाहरी कथन, इन सब की भी गुंजाइश बनती है। तो इनका भी एक संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। प्रस्तावना में आप चाहें तो कुछ कविताओं का प्रयोग कर सकते हैं, बीच बीच में भी आप 2-2 लाइन की कविताओं को डाल सकते हैं। ठीक है, और उपसंहार जो अंतिम पैराग्राफ है वहां पर मत इस्तेमाल करिएगा, वहां पर अपने निजी विचारों का इस्तेमाल करिएगा, अपने जो मौलिक विचार हैं उनका प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति जो है वो कैसी है? समावेशी प्रवृत्ति की है और हम उसी भारतीय संस्कृति पर यहाँ इस पूरे विषय को केंद्रित करने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संस्कृति सिर्फ यहाँ अकेला विषय नहीं है, उसके साथ साहित्य जुड़ा हुआ है और संस्कृति के पोषण, संस्कृति की अक्षुण्णता में, संस्कृति के बने रहने में साहित्य की महती भूमिका है। इसी को हमें उजागर करना होगा। तो हमें ये दिखाना होगा कि साहित्यकार किस प्रकार से एक अभियान लेकर चलता है अपनी संस्कृति के रक्षण का, और भारतीय संस्कृति में ऐसे साहित्यकारों की पहले से ही जगह रही है, पहले से ही कोई कमी नहीं रही है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति और साहित्य सहित भाव से जो चले वही साहित्य है, सबको साथ लेकर चले। इन दोनों को जोड़कर हमें लेकर चलना है। ठीक है, पूरे निबंध में दोनों का संयोजन हमें लेकर चलना है और दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी ये निबंध आकर्षक भी होगा, बेहतर बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा जा सकता है? देखिए, कविताओं के इस्तेमाल की इसमें भरपूर गुंजाइश है, उद्धरणों का प्रयोग किया जा सकता है। और आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, पहले तो परिचय दीजिए। सबसे पहले आप भारतीय संस्कृति का परिचय दीजिए कि भारतीय संस्कृति कितनी ताकतवर है, कितनी पुरानी है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है ये विश्व की प्राचीनतम, सबसे पुरानी और
निरंतर विकसित होती संस्कृतियों में से एक। ठीक है, यह कैसी है? निरंतर विकसित होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह परिवर्तन को आत्मसात करती है। ठीक है, यह परिवर्तन को क्या करती है? अपने अंदर ग्रहण करती है। भारतीय संस्कृति परिवर्तन को सोखने की क्षमता रखती है, और कई बार परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और कई बार बुरा भी हो सकता है। तो दोनों तरह के गुण और अवगुण दोनों ही शामिल होते हैं। समय समय पर संस्कृति खुद का परिष्कार भी करती है। तो परिष्कार करती है तो जो अवगुण है वो मैल की तरह से धुल जाते हैं, और जो अच्छे गुण हैं वो बने रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, निरंतरता बनी रहने के पीछे इतनी पुरानी संस्कृतियां बहुत समय मतलब भारतीय संस्कृति के साथ वाली जितनी अन्य संस्कृतियां उपजी थी, मैक्सिमम तो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन हमारी धरोहर अभी तक बची हुई है। तो इसके पीछे वजह इसकी समावेशी प्रवृत्ति ही है, जो कि इसका खास गुण है। ठीक है, इसके विकास में सहायक है, और साहित्य इसके समावेशी होने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसको आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप आरंभ एक कविता से भी कर सकते हैं, अगर आपको एक उचित श्लोक या कविता मिलती है। अदरवाइज आप सीधे सीधे जो गद्य का प्रारूप है, प्रोज का फॉर्मेट है, उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं कि इस सांस्कृतिक निरंतरता को जीवित रखने में साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, और साहित्य केवल शब्दों का संकलन नहीं है। साहित्य का मतलब अगर हम समझ लें कि सिर्फ पोथी पत्रा है, किताबें हैं, ग्रंथ हैं जो रचे गए हैं, तो साहित्य सिर्फ वही नहीं है। साहित्य मानवीय संवेदनाएं हैं, असल में मानव की भावनाएं हैं, जो कि उसके मस्तिष्क में जन्म लेती हैं और कागज के पन्नों या तमाम माध्यमों में आकार लेती हैं बाहर। मतलब वो उन्हें जाहिर करता है, अपने तरीके से अभिव्यक्त करता है। लेकिन साहित्य मन की भावनाओं से संबंधित चीज है, मतलब मन की भावनाएं ही है असल में। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और इसके साथ आप ये कहेंगे कि साहित्य जो है ये किसी समाज की स्मृति, अनुभव और जीवन दर्शन का संरक्षक होता है। भारतीय संस्कृति के प्रवाह को समझने के लिए साहित्यिक परंपरा को समझना अनिवार्य हो जाएगा। यानी अब हमें समझना किस चीज को है? सांस्कृतिक परंपरा को। सांस्कृतिक परंपरा को समझना होगा। और किसकी सांस्कृतिक परंपरा? तो अपनी ही जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको हमें समझना होगा। ठीक, सांस्कृतिक परंपरा को समझना होगा, तब हम अपने साहित्य को समझेंगे। हम अपने साहित्य को समझेंगे तो हम भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे, उसकी निरंतरता को समझ पाएंगे। वैदिक साहित्य की अब चर्चा करिएगा। एक पैराग्राफ आपको सिर्फ इन दोनों चीजों से संबंधित लिखना है। भारतीय संस्कृति और साहित्य को कनेक्ट करना है। कविता के माध्यम से कर सकते हैं, गद्य के माध्यम से कर सकते हैं। साहित्यिक परंपरा के संबंध में थोड़ी चर्चा कर लीजिएगा, जिससे कि इसे कनेक्ट जोड़ने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम अपनी वैदिक परंपरा की बात करेंगे। जो वैदिक संस्कृति थी, पहले का जो समय था, उस समय से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो वैदिक परंपरा, ठीक, वैदिक परंपरा क्या कहती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं भाई इसमें कि वैदिक संस्कृति या वैदिक साहित्य, साहित्य और संस्कृति दोनों की बात हो रही है, तो दोनों में से कोई भी उठाकर आप लिख सकते हैं। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, यानी शुरुआत वहीं से हुई है। ऋग्वेद में प्रकृति पूजा, धर्म और ऋत की अवधारणा दिखाई देती है। ऋत मतलब क्या होता है? सत्य होता है। ठीक, ऋत अर्थात सत्य। तो धर्म और ऋत की अवधारणा, यानी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की अवधारणा, ये दोनों हमें भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम साहित्य यानी वेदों से प्राप्त होती। ठीक है, और भारतीय जीवन दृष्टि का यह मूल है। ठीक, इसे आप देख रहे हैं, भारतीय जीवन दृष्टि का ये मूल है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणाएं विकसित होती हैं, जो भारतीय दर्शन को वैश्विक ऊंचाई प्रदान करती है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों के जीवंत दस्तावेज हैं। राम और कृष्ण जैसे जो आदर्श चरित्र हैं, आप उनका भी आधार ले सकते हैं। ठीक है, इन चरित्रों ने भारतीय जनमानस को सदियों तक नई दिशा दी। मध्यकालीन जो भारतीय संस्कृति का साहित्यिक दौर है, उसको भी आप उठाकर लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ आप वैदिक साहित्य पर लिखिए और ये दिखाइए कि वो संस्कृति को किस प्रकार से पोषित करता है। उसके बाद फिर आप मध्यकाल में आ जाइए। मध्यकाल में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ गया था। ठीक है, तो अब मध्यकाल की चर्चा करेंगे। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अभी तक हमने भारतीय संस्कृति और साहित्य का कनेक्शन बिठाया। अब उसके बाद हम धीरे धीरे करके
पीछे के जो समय काल है, मध्यकाल आधुनिक काल तक ले आएंगे और फिर आज के समय की चर्चा करेंगे। तो उन सब पर हम एक एक करके एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे। मध्यकाल की चर्चा अगर करेंगे तो मध्यकाल में हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि संस्कृति में किस प्रकार के हस्तक्षेप, ठीक है, उस समय की दशा और दिशा कैसी थी। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं भाई? आप लिख सकते हैं कि मध्यकालीन जो भक्ति साहित्य था, उस समय के भक्ति साहित्य की चर्चा करना आवश्यक है। उसने भी भारतीय संस्कृति को नई सामाजिक चेतना दी। बुराइयां तो आई लेकिन भक्ति साहित्य ने पोषित भी किया, तो नई सामाजिक चेतना दी। इसमें आप कबीर का नाम ले सकते हैं, तुलसीदास का नाम ले सकते हैं, सूरदास का, मीराबाई का नाम ले सकते हैं। इस तरह के जो संत कवि हैं उन्होंने जाति, कर्मकांड और धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया और प्रेम, भक्ति और मानवीय संवेदना का संदेश दिया। ठीक है, आधुनिक काल की अब चर्चा करें, जनजीवन को प्रेरित करने का काम उन कवियों ने भी किया। तो इसमें जो कबीर, तुलसी और सूरदास जैसे कवि हैं उनकी चर्चा कर लीजिएगा और एक आध दोहे चौपाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इन लोगों की चर्चा करके इनकी रचनाओं में से कुछ कुछ जो कविताएं, दोहे हैं, चौपाइयां हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि साहित्य की चेतना उजागर होगी। मध्यकाल का हमें उदाहरण मिल जाएगा। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अब देखिए, ज्यादा किसी भी टॉपिक को नहीं खींचना है। ये नहीं कि अब मध्यकाल में आ गए तो हम एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। एक पैराग्राफ में सबको समेट देना है। कम शब्दों में ज्यादा बात इसमें कहने का प्रयास करना है। ज्यादा लिखने के मोह में पड़ेंगे तो कोई एक चीज अनावश्यक लंबी होगी और बाकी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, तो आजादी के बाद की स्थिति देखेंगे और आधुनिक काल की बात करेंगे। तो अब आधुनिक काल की अगर चर्चा करते हैं, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल के समय की बात अगर देखी जाए, मतलब आधुनिक काल की बात अगर देखी जाए, इसमें आप ये कह सकते हैं कि साहित्य ने भारतीय संस्कृति को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का काम किया। ये वो दौर था जिस समय कि हम गुलामी का जीवन जी रहे थे, पराधीन थे। ठीक, तो भारतीय संस्कृति को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का काम ये आधुनिक काल में हुआ था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें आप जो नाम है, प्रसिद्ध नाम है, उनको ले लीजिएगा। इसमें भारतेंदु का नाम आ जाएगा। ठीक है, भारतेंदु के नाम के अलावा इसमें आप और किसको शामिल कर सकते हैं? बहुत सारे इसमें लेखक शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आप देखें, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ सकता है। और भी नाम आप इसमें शामिल कर सकते हैं जिन्होंने की चेतना जगाने का काम किया। और इसमें प्रेमचंद और निराला जैसे जो इतिहासकार हैं, मतलब इतिहासकार, कहानीकार, साहित्यकार, साहित्यकार कहना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इनकी अलग अलग विधाएं हैं। ठीक है, तो इन्होंने औपनिवेशिक दमन, सामाजिक कुरीति, इन सब की चर्चा की, इन सब पे पर्याप्त मात्रा में लिखा और लोगों को जागरूक करने का काम किया। कुल मिलाकर साहित्य ने इस आधुनिक काल तक आते आते एक बात तो सिद्ध कर दी कि संस्कृति स्थिर नहीं बल्कि संवाद और आत्म मंथन की प्रक्रिया है। संस्कृति का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कोई चीज खड़ी कर दी है और वो चिरकाल तक वैसी ही बनी हुई है। समय के साथ उसमें भी फेरबदल होता है। संस्कृति अपने आप को भी परिष्कृत करती है, परिवर्धित करती है, बेहतर बनाती है। ठीक है, तो उस चीज को इसमें लिखेंगे। अब इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं कि आजादी के बाद साहित्य, अब आजादी से पहले की दशा तो हमने देखी कि समाज को चेतना देने का काम साहित्य कर रहा है। आगे हम इसमें क्या लिख सकते हैं? तो हम स्वतंत्रता के बाद की चर्चा कर सकते हैं, आजादी के बाद की चर्चा कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद का क्या इसमें देखें, क्योंकि देश तो आजाद हो चुका था, गुलामी की जंजीरें जो है वो काट दी गई थी, अंग्रेजों का शासन जा चुका था और अपनी सत्ता स्थापित हो गई थी। लेकिन चुनौतियां देश के पास अभी भी थी, बहुत सारी, बल्कि ज्यादा थी बाहर बाद की तुलना में। ठीक है, अंग्रेजों का शासन तो सिर्फ इसलिए बुरा था क्योंकि हम अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे और देश का निरंतर शोषण हो रहा था। लेकिन जब आजाद हुए तो उसके बाद आजादी को बनाए रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो अब इसमें साहित्य और संस्कृति किस प्रकार से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं कि आजादी के बाद साहित्य बदलते सामाजिक यथार्थ को उजागर करता है, समाज की जो बदलती दशा दिशा है उसको दिखाता है। तो बदलता हुआ जो सामाजिक यथार्थ है वो इससे जुड़ेगा, जिसमें एक स्त्री विमर्श जुड़ सकता है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के जो मुद्दे हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, जो दलित, शोषित और पीड़ित हैं उनके मुद्दे इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आदिवासी लेखन को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक,
और साथ ही साथ आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनी इसके बाद, आज़ादी के बाद की स्थिति दिखाई जाए। साहित्य ने यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृति स्थिर नहीं बल्कि संवाद और आत्ममंथन की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर आप ये लिखिए कि अंत इसका कर दीजिए, उपसंहार इसका समापन हो जाएगा। उपसंहार में आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय साहित्य ने संस्कृति का संरक्षण ही नहीं किया। यही सिद्ध होता है यहाँ पर कि भारतीय साहित्य जो है वो संस्कृति का सिर्फ संरक्षण नहीं करता है, बल्कि उसे समय के हिसाब से नया आकार भी देता है, नया रूप भी देता है। साहित्य अतीत और वर्तमान के बीच सेतु बनकर भारतीय संस्कृति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। ठीक, निष्कर्षतः आप यही यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका एक निचोड़ प्रस्तुत कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है साहित्य, जिसके बिना इसकी पहचान अधूरी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका समापन कर सकते हैं और उपसंहार ऐसा ही होना चाहिए, निष्कर्षपूर्ण होना चाहिए, जहां की आपका निजी दृष्टिकोण परिलक्षित होता हो। तो इसमें इतना ही।